हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 11th चैप्टर 1 का पार्ट नंबर 3। आपने अभी तक 5 पॉइंट्स जीवधारियों के लक्षण में टॉपिक हमारा है जीवधारियों के लक्षण। तो इसमें आपने 5 पॉइंट अभी तक पढ़े हैं। तो इससे पहले कि आप कंफ्यूज ना हो कि सर अभी कितना आगे पढ़ना है, कितने पॉइंट्स और हैं, इसलिए हम आप लोगों को पहले ही अवगत करा देना चाहते हैं कि आपको कितने पॉइंट्स इस जीवधारियों के लक्षण में पढ़ने हैं, वो आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। ये जीवधारियों के लक्षण है। पहला है वृद्धि, दूसरा है जनन, तीसरा उपापचय, चौथा संवेदनशीलता तथा अनुकूलता, 5वां पॉइंट है जीवन चक्र लाइफ साइकिल, जीव द्रव्य जो आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है और इसी टॉपिक पे हमको आज डिस्कस करनी है। अगला है कोशिका संरचना, 8 नंबर पे है गति मोमेंट, श्वसन रिस्पायरेशन, पोषण न्यूट्रिशन, उत्सर्जन। ये सारे पॉइंट आपको जीवधारियों के लक्षण में पढ़ना है। तो अगर हम बात करें कि अभी तक आपने जितने लक्षण पढ़े हैं उसमें से ये 2 लक्षण क्या थे, विशिष्ट लक्षण नहीं थे। ध्यान देना हमारी बात पे, कॉपी पेन लेके बैठा करो। जो इम्पोर्टेंट लगे कि हाँ यहाँ पे ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है उसको आप नोट करते चलो, या फिर हम आपको टाइम दे दिया करें, आप स्क्रीनशॉट भी उसका ले सकते हो। तो हमने क्या बताया कि ये विशिष्ट लक्षण क्या थे, विशिष्ट लक्षण नहीं थे। जीवधारियों का पूछता है कि उन लक्षण के नाम बताइए जो जीवधारियों के विशिष्ट लक्षण, या जीवधारियों के किन्हीं 2 विशिष्ट लक्षणों का उल्लेख कीजिए। विशिष्ट लक्षण पूछेगा पेपर में, इस तरह से क्वेश्चन बन के आपके पेपर में आता है कि जीवधारियों के किन्हीं 2 विशिष्ट लक्षणों का। तो क्या आप ये लिख सकते हो? तो आंसर है नहीं, क्योंकि वृद्धि और जनन जीवधारियों का विशिष्ट लक्षण नहीं है। उपापचय मेटाबॉलिज्म ये भी हम पढ़ा चुके हैं। संवेदनशीलता, तो ये दोनों लक्षण क्या है, ये विशिष्ट लक्षण है। अब बार बार हम रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि हमने आपको पीछे की वीडियो में विशिष्ट लक्षण क्या होते हैं वो पढ़ा चुके हैं। और जिन लोगों ने अभी तक पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो प्लीज़ पार्ट 1 और पार्ट 2 को ज़रूर देख लें, जिससे कि ये स्टोरी समझ में आए। कई बार हम अपने वीडियो में ज़रूर बताते हैं कि अगर आप एक मूवी देखने जाओ या गांव में या अपने घर पे कोई मूवी आ रही हो, आप बीच में अचानक से पहुंच जाओ तो क्या होता है, वहाँ की स्टोरी जो है ना वो समझ में नहीं आती। इसका रीज़न ये होता है कि आपको आगे की स्टोरी पता नहीं है। आप अचानक से ये वीडियो खोले पार्ट नंबर 3 और देखना स्टार्ट कर दिए, तो जो ये हम पढ़ा रहे थे फिर आपके समझ में नहीं आएगा जब तक आपको पार्ट 1 पार्ट 2 आप नहीं देखेंगे। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग पार्ट 1 पार्ट 2 ज़रूर देखें और उसके बाद फिर पार्ट नंबर 3 देखें, जिससे कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट वो समझ में आए, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। उपापचय हो गया, मेटाबॉलिज्म, संवेदनशीलता। संवेदनशीलता का मतलब हमने बताया था कि जैसे कोई पिन चुभती है तो हमें संवेदना उत्पन्न होती है, हमें पता चल जाता है। अनुकूलता, एडॉप्टेशन बोलते हैं कि हम अपने आप को, अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए अपने आप में चेंज लाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, अनुकूलता बोलते हैं। अगला जीवन चक्र लाइफ साइकिल। जीवन चक्र आप समझ रहे होंगे, लाइफ साइकिल मतलब कि कोई भी जीवधारी हो, चाहे वो पौधा हो चाहे वो मनुष्य, उसका एक समय सीमा निर्धारित होता है। पादप में बात करें तो गेहूँ देख लीजिए, तो हर पौधे के लिए एक अनुकूल समय होता है। बारिश का मौसम है, अगर हम यहाँ पर गेहूँ बोए तो क्या फसल उत्पन्न होगी? नहीं, क्योंकि गेहूं के लिए ये अनुकूल वातावरण नहीं है, इसलिए वो फसल नहीं उगेगी। तो उसी तरह मनुष्य की बात करें, ठंडी का मौसम आ रहा है तो धीरे धीरे हम क्या हो रहे हैं, परिवर्तित हो रहे हैं। अगर हम गर्मियों में बाहर लेटते थे तो आज छत के नीचे लेट रहे हैं, तो क्या हो रहा है, परिवर्तन के हिसाब से हम अपने आप को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। अभी और ठंडी आएगी फिर हम रजाई का इस्तेमाल करेंगे।
फिर और ठंडी आएगी तो बरामदे में भी नहीं लेटेंगे, कमरे में लेटेंगे। तो ये क्या है, ये सब मतलब वातावरण में जैसे चेंजेज होते हैं हम अपने आप को उसी प्रकार परिवर्तित करते हैं। यही क्या है, आपका अनुकूलन है। बहुत अच्छे से पढ़ाया है, आप वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। लाइफ साइकिल की बात कर रहे थे। जीवन चक्र, किसी भी जीव का जन्म होता है, उसके बाद वो थोड़ा वयस्क होता है, फिर वो रिप्रोडक्शंस करता है, जनन करता है, और उसके बाद अपने समान सेम संतान उत्पन्न करता है, जिससे कि उसका जो फैमिली है, उसका जो जाति है वो बरकरार रहे और उसका कुल आगे बढ़ता रहे, इसलिए वो जनन करते हैं। फिर उसके बाद एक अवस्था आती है वृद्धावस्था, और फिर उसका एक समय ऐसा आता है जब उस व्यक्ति की या उस जीव की मृत्यु हो जाती है। यही पूरा प्रक्रिया ही क्या कहलाता है, लाइफ साइकिल कहलाता है। अब जो मेन टॉपिक है, ये जितना अभी तक हम बताए हैं वो आपको पढ़ा चुके हैं। अब जो जीव द्रव्य है वो आपको पढ़ना है, और ये टॉपिक आपके सामने लिखा हुआ है, जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। इस टॉपिक को आप बिल्कुल ध्यान से समझना, क्योंकि इस चैप्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म, जो कोशिका में पाया जाता है। अब बच्चों बात करते हैं जीव द्रव्य की, जिसको प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। बहुत अच्छे से समझना है। ये आपको दिख रहा है, ये कोशिका बनी हुई है। क्या बनी हुई है, कोशिका बनी हुई है। यहाँ पे आपको बहुत सारे, जिसको एक नाम दिया जाता है कोशिकांग। क्या नाम दिया जाता है, कोशिकांग का। अगर हम ध्यान से समझना, अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो कोशिका प्लस अंग, मतलब कि कोशिका के अंग ही क्या कहलाएंगे, कोशिकांग कहलाते हैं। समझ में आ गई यहाँ तक बात। अब ये सारे पार्ट जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसको ऊर्जाग्रह बोलते हैं। केंद्रक हो गया, केंद्रक में डीएनए होता है। क्या होता है, डीएनए होता है। किसके रूप में होता है, गुणसूत्र के रूप में होता है। किस रूप में होता है, गुणसूत्र के रूप में डीएनए केंद्रक में विद्यमान होता है या पाया जाता है। हरित लवक ये पाया जाता है पादपों में, लेकिन ये यहाँ पर हमने कोशिका बनाई है। हम यहाँ पर ये डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि ये जंतु कोशिका है या फिर पादप कोशिका, ये आप ध्यान में रखेंगे। हरित लवक है, जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाया जाता है। अभी जब हम इसके आगे का पॉइंट जो हमने लिख रखा है कोशिका संरचना, वहाँ पर अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसको बोलते हैं अंतःप्रदव्य जालिका, और ये है हमारा गाल्जी बॉडी या गोल्जिकाय भी बोलते हैं। ये हरित लवक है। तो इसके इस पूरे सम्मिलित रूप को हम क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य बोलते हैं। ठीक, कोशिका। अब ये क्या है, ये सब जीव द्रव्य कहाँ पाया जाता है, कोशिका में पाया जाता है। अब तुम सोचो, हमारा शरीर है, हमने लिखा है कि कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। संरचनात्मक, ध्यान देना, संरचनात्मक का मतलब है कि हमारी संरचना को तैयार करता है। अगर हम छोटे से बड़े हुए हैं तो इसका मतलब कहीं न कहीं ये जो है कोशिका है, इसी में वृद्धि हुई है और हम बड़े हुए हैं। समझ रहे हो ना बात। तो कोशिका में ये जो कोशिकांग पाए जाते हैं, इसी के सम्मिलित रूप को, तो ये सब कोशिकांग कहाँ पाए जाते हैं, तो जीव द्रव्य में पाए जाते हैं। कोशिका के जीव द्रव्य में ये सारे कोशिकांग जो हैं वो पाए जाते हैं। ये भी जीवधारियों का एक विशिष्ट लक्षण है। क्या है, विशिष्ट लक्षण है। क्वेश्चन पूछेगा, हम बता चुके हैं अभी। ये भी एक क्या है, विशिष्ट लक्षण है। तो इसको देखो हम कैसे लिख सकते हैं, तो आप कह सकते हो कि जीवधारियों में वास्तविक जीवित पदार्थ जीव द्रव्य कहलाता है। क्या कहोगे, जीवधारियों में वास्तविक जीवित पदार्थ जीव द्रव्य कहलाता है, जो कहाँ पाया जाता है, कोशिका के कोशिका द्रव्य में। ये सारे जो हमने बना रखे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रदव्य जालिका, केंद्रक, हरित लवक, गाल्जी बॉडी, ये सब कोशिका के कहाँ पाए जाते हैं, जीव द्रव्य में पाए जाते हैं। ये जीव द्रव्य क्या है, एक जीवित पदार्थ है। अगर कोशिका में जीव द्रव्य नहीं तो फिर जीवन भी संभव नहीं है। कोशिका नहीं तो जीवन नहीं, क्योंकि कोशिकाओं से ही मिलके तो हमारा शरीर बना हुआ है ना। अभी हम आपको ज़्यादा नहीं समझना है, क्योंकि अभी हम जब कोशिका संरचना पढ़ाएंगे, ये अगला पॉइंट पढ़ाएंगे, तो वहाँ पे हम अच्छे से कोशिका को डिस्कस करेंगे। तो आपको सिर्फ इतना, अब देखो, तो क्या कह सकते हो कि इसी में जीव द्रव्य में संपूर्ण जैविक क्रियाएं
जैविक क्रियाएं क्या होती हैं? संपन्न होती हैं। कोशिका के जीव द्रव्य में सभी जैविक क्रियाएं संपन्न होती हैं। तो अब बात करते हैं कि ये जैविक क्रिया क्या है। समझ रहे हो ना कि जैविक क्रियाएं क्या हैं? जो जैसे देखो, हम भोजन करते हैं, फिर उसका पाचन होता है, अवशोषण होता है, उत्सर्जन होता है। तो ये जो सारी प्रक्रियाएं होती हैं वो कोशिका में ही तो हो रही हैं, है ना? कोशिका में ही हो रही हैं। तो यही सब क्या है? जैविक क्रियाएं हैं। इसको हम किस तरह लिखेंगे वो आप अच्छे से समझ लेते हैं। तो जीव द्रव्य क्या है ये समझ में आ गया कि जीवधारियों में वास्तविक जीवित पदार्थ क्या होता है? जीव द्रव्य होता है। जीवधारियों में वास्तविक जीवित पदार्थ जीव द्रव्य होता है। और यही इसी जीव द्रव्य में हमारे शरीर में सभी जैविक क्रियाएं संपन्न होती हैं। तो अब आपको समझना है कि ये जैविक क्रिया है क्या। तो आप कह सकते हो कि जीव द्रव्य में होने वाले भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन और बाह्य वातावरण जीव द्रव्य के पारस्परिक आदान प्रदान को, ट्रांजैक्शन को, पारस्परिक आदान प्रदान को ही हम क्या बोलते हैं? जैविक क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैविक क्रिया बोलते हैं। क्या कह सकते हो कि जीव द्रव्य द्वारा, जो जीव द्रव्य में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, जो चेंजेज आते हैं, और जीव द्रव्य से बाहरी आदान प्रदान को ही हम क्या बोलते हैं? जैविक क्रिया बोलते हैं। तो इस तरह से ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि जीव द्रव्य कहाँ होता है, कहाँ पाया जाता है और उसमें क्या क्या होता है। तो यही सारी चीज़ें आपको जीव द्रव्य में लिखनी है। तो अगला पॉइंट आपका है कोशिका संरचना, सेल स्ट्रक्चर। ये आपको पढ़ना है। अब बात करते हैं कोशिका संरचना। अब बात करते हैं कोशिका की। तो सीधी बात करें तो कोशिका क्या है? कोशिका क्या है? कोशिका भी आपने पीछे पढ़ाया है, आगे पढ़ा है। तो इसकी एक सीधी लाइन में परिभाषा है, इसको हम सीधा बोलते हैं कि कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। इंग्लिश में बोले तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक। अच्छा, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक कैसे? संरचनात्मक का मतलब हो गया कि हमारी संरचना को बनाती है, हमारे आकार को बढ़ाती है। अगर हमारे हाथ में कहीं पर कोई चोट लग जाती है तो क्या होती हैं? कोशिकाएं जो हैं वो तेजी के साथ विभाजित होती हैं और उस घाव को भर लेती है, और वहाँ पर फिर से उसी तरह हो जाता है। और एक समय ऐसा आता है कि उसको देख के कोई ये भी नहीं बता सकता कि यहाँ पर पहले कभी ऐसा कुछ था। तो कोशिकाओं में विभाजन होता है, कोशिकाएं लगातार बढ़ती रहती हैं और हमारे शरीर में विभाजन होता है। और इनका भी एक स्टेज होता है जहाँ पर वो बंद हो जाती हैं बढ़ना। जैसे अब हम हैं तो लगभग बढ़ चुके हैं, अब और आगे नहीं बढ़ सकते। तो कोशिका क्या करती हैं? विभाजन का काम करती है, हमारी शरीर की संरचनाओं को बनाने का काम करती है। क्रियात्मक इकाई, क्रियात्मक का मतलब फंक्शन यूनिट। तो क्रियात्मक का मतलब है कि क्योंकि इन्हीं कोशिकाओं के द्वारा हम अपने शरीर में जो विभिन्न क्रियाएं होती हैं उनको भी हम इन कोशिकाओं के द्वारा ही संचालित करते हैं। इसीलिए कोशिका को सीधा कोई पूछता, अच्छा बताओ कोशिका क्या है, तो आप क्या बताओगे कि कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये हो गया। अब बात करें, जो कोशिका होती है वो 2 टाइप्स की होती है। कौन कौन? पहला है प्रोकैरियोटिक। आप 7th से 8th से पढ़ते चले आ रहे हो, लेकिन आज ऐसा समझना है कि आप कभी ना भूलो, है ना? प्रोकैरियोटिक। और दूसरा होता है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक। पेपर में हाई स्कूल में पूछा गया प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। आपने बढ़िया अंतर याद कर लिए, हो गया काम, चल गया आपको। लेकिन आपको यहाँ पर, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर है, यहाँ पर आपकी इतनी मोटी किताब नहीं होती, इतनी मोटी किताब होती है। तो आपको समझ के चलना है। समझ लोगे तब आपको लिखने में आसानी होगी, रट नहीं पाओगे तो अब रट्टाफिकेशन नहीं चलेगा। आपको समझना होगा और समझ के लिखना होगा। तो ये चलिए पहले इसकी बात कर लेते हैं, फिर हम इस फिगर पे डिस्कस करते हैं। तो आपका प्रोकैरियोटिक, प्रो का मतलब समझो, प्रो का मतलब होता है प्राचीन, पुरानी। कैरियोट का मतलब होता है, ये शब्द जो है कैरियोटिक जो है वो कैरियोट से बना है। किससे बना है? कैरियोट। और इसी से
केंद्रक, तो इसको हम कहेंगे कि ऐसी पुरानी कोशिका, ठीक, पुरानी कोशिका। तो ये यहाँ पे जो बना है ये आपका क्या है, प्रोकैरियोटिक। इसमें कुछ नहीं होता, क्योंकि जैसे आपने देखा होगा जो पुराने मॉडल में पहले फोन आया था, है ना, तो उसमें डिब्बा ही डिब्बा रहता था, कुछ रहता नहीं था, एक बैटरी भी नहीं रहती थी। तो प्रोकैरियोटिक का मतलब हो गया प्राचीन, और यू का मतलब हो गया आधुनिक या नवीन, नवीन कोशिका। जो ये यहाँ पर ये यूकैरियोटिक कोशिका है और ये प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक है। अच्छा, ये पाई कहाँ जाती है इसकी, तो ये सभी प्रकार के जीवाणुओं में प्रोकैरियोटिक जो है वो यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है वो सभी प्रकार के जीवाणुओं में पाई जाती है। अच्छा, फिर यूकैरियोटिक ये क्या है, आधुनिक कोशिका है। तो आधुनिक में अब यहाँ पे देखो हम अंतर करने वाले हैं, कैसे करेंगे वो आपको देखना। पहले हमने प्रोकैरियोटिक की बात की है, तो इसको समझ लेते हैं। देखो ये क्या होता है, जैसे फोन का डिब्बा होता है खाली खाली सा, सेम उसी तरह होता है, इसमें कुछ नहीं होता है। इसमें आपको कुछ दिख रहा है, सिर्फ डीएनए दिख रहा है, वो भी क्या होता है, इस कोशिका में बिखरा हुआ पाया जाता है, बिखरी हुई अवस्था में पाया जाता है डीएनए। इसका फुल फॉर्म पता ही होगा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये हो गया। और एक प्लास्टिड होता है, केंद्रक का भी अभाव होता है, और एक पाया जाता है मीजोसोम। तीन चीज के अलावा इस प्रोकैरियोटिक कोशिका में और कुछ भी नहीं पाया जाता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा गाल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जागृह कहते हैं, केंद्रक है, केंद्रक में डीएनए पाया जाता है, किस रूप में, गुणसूत्र के रूप में पाया जाता है, वो जब अभी हम डीएनए पढ़ेंगे। क्योंकि ये जो आपका पॉइंट है ये आपके चैप्टर 8 में कोशिका संरचना का पूरा चैप्टर है, वहां पर हम कोशिका को विस्तृत पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे से, तब आपको पूरा कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हम सिर्फ पॉइंट के रूप में पढ़ रहे हैं, तो आपको बस बेसिक छोटी छोटी चीजें आपको जान लेना है। माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, अंतःप्रदब्बी जालिका, हरित लवक। एक बात ध्यान रखना, अभी हमने इसके पहले वाले पॉइंट में भी डिस्कस किया था कि जो हरित लवक है ये पादप कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं होता है। अगर ये होता तो हम भी अपना भोजन स्वयं बना लेते। ध्यान से समझना, हरित लवक के कारण ही पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, क्योंकि उनकी कोशिका में, उनके शरीर में एक ऐसा सिस्टम होता है जिसको हरित लवक बोलते हैं। इसी से वो अपना भोजन जो है वो स्वयं बनाते हैं पौधे। और ऐसा कुछ हमारे शरीर में नहीं है, जंतु कोशिका में अगर ये पाया गया तो फिर हमें किसी पर डिपेंड होने की आवश्यकता नहीं है, हम स्वयं फिर अपना भोजन का निर्माण कर सकते हैं। और ये नहीं है तो हम लोग फिर इन्हीं पे आश्रित होते हैं। तो ये हो गया, तो आपको इतना ध्यान रखना है। और एक चीज यहाँ पर तो क्या हो गया, अब इन सारी चीजों को एक नाम दिया गया जिसको अभी हमने बताया था कोशिकांग। कोशिकांग, कोशिकांग का मतलब अभी हमने संधि विच्छेद करके बताया, कोशिका के अंग। तो ये जो सारे पार्ट हैं वो क्या है, कोशिका के अंग है, जो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में तो है, यहाँ पर दूसरे नंबर में तो है, लेकिन यहाँ पर विद्यमान नहीं है। ठीक, तो ये हो गया, गाल्जी बॉडी हो गया। तो अंतर कैसे करेंगे, देखो केंद्रक पे एक लेयर पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं केंद्रक कला। क्या बोलते हैं, केंद्रक कला बोलते हैं, सेल वॉल। तो यहाँ पे तो आप लिख सकते हो कि प्रोकैरियोटिक में केंद्रक कला अनुपस्थित होती है या अब्सेंट होती है। पहला पॉइंट, अब्सेंट होती है। यूकैरियोटिक में केंद्रक कला प्रेजेंट होती है। क्या लिखोगे, प्रेजेंट, प्रेजेंट होती है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, यूकैरियोटिक में कोशिकांग होते हैं और प्रोकैरियोटिक में कोशिकांग नहीं होते हैं। दूसरा, इसमें डीएनए गुणसूत्र के रूप में पाया जाता है
और यहाँ पर डीएनए बिखरा हुआ पाया जाता है। यहाँ का मतलब समझ रहे हो ना, प्रोकैरियोटिक डीएनए बिखरा हुआ पाया जाता है और यहाँ पर आप कह सकते हो कि डीएनए गुणसूत्र के रूप में उपस्थित होता है। तो इतने बेसिक हैं, अभी आप कोशिका पढ़ेंगे तो वहाँ पर और डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये सारा तो आप अब पूछेगा कि कोशिका संरचना क्या है, तो आपको इसी तरह फिगर बना के 1-2 पॉइंट अंतर दिखा देना है और कोशिका की डिफिनीशन जो अभी हमने बताया। तो आप कह सकते हो कि कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, चाहे वो एक कोष की हो चाहे वो बहुकोष की हो। अब ये कहाँ से आगे आप सोच रहे होंगे, एक कोशिकी का मतलब होता है कि जिनमें किसी जीव का पूरा जीवन एक ही कोशिका में पूरा हो जाए, जीवन चक्र पूरा एक ही कोशिका में पूरा हो जाए, ऐसे जीव एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सारे क्या हैं, एक कोशिकीय होते हैं। अब बात करें बहुकोशिकीय की, तो बहुकोशिकीय में जिनका बहुत सारी एक से अधिक, वे जीव जिनका एक से अधिक कोशिकाओं में जीवन का पूरा जीवन चक्र लाइफ साइकिल पूरी होती है, ऐसे बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। जैसे उसमें हम लोग आते हैं, मनुष्य आते हैं, क्योंकि हमारा शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिसको हम बहुकोशिकीय बोलते हैं। तो इतना क्लियर हो गया। अब जो पॉइंट आपका अगला पॉइंट है गति, तो ये भी कोशिका संरचना जो है वो आपका एक विशिष्ट लक्षण है। क्या है, जो निर्जीव में नहीं होता है, ये भी एक विशिष्ट लक्षण है। तो इतना आपको क्लियर हो गया। हम पार्ट वाइज इसलिए बनाते हैं कि आपको ज़्यादा लोड ना हो, कंफ्यूज ना हो। नहीं ऐसा होता है ना, जब पेपर नज़दीक आता है तो बच्चे पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तेज़ी के साथ पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ पे होता क्या है ना, कंफ्यूज हो जाते हैं, इसका आंसर उसमें, उसका आंसर इसमें, और रिजल्ट आता है 0। पढ़ते तो वो खूब है, उस समय गार्जियन देखेगा, उनके पापा देखेंगे, मम्मी देखेंगे, तो उनको लगेगा कि हमारा लड़का इसमें बहुत पढ़ाई कर रहा है, पेपर नज़दीक है ना, इसलिए पढ़ाई करने में बहुत लगा हुआ। लेकिन रिजल्ट आता है 0। इसका रीज़न क्या होता है, रीज़न यही होता है कि आप पहले से नहीं पढ़ते हो। अगर आप पॉइंट वाइज बढ़िया रिवीजन करते हुए चलोगे तो पेपर के समय सिर्फ आपको रिवाइज करना होगा, ना कि आपको पढ़ना होगा। समझ रहे हो ना, रिवाइज करना होगा, सिर्फ आपको समझना होगा कि हमने ये पढ़ रखा है, सिर्फ आपको हेडिंग देखनी होगी। हेडिंग पता है तो आप थोड़ा ना थोड़ा उसके बारे में कुछ ना कुछ तो जरूर लिखोगे। तो इसलिए हम पार्ट वाइज बनाते हैं, 1-1, 2-2 पॉइंट पढ़ाते हैं, जिससे कि आपको पूरा समझते हुए चला जाए। नहीं तो अगर हम बनाए 2 पार्ट, उसमें सारा एक कोशिका संरचना होती है, कोशिका होती है, हो गया, फिर अगला पॉइंट बताएं। तो इस तरह से आपका चैप्टर तो जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन आप समझ नहीं पाओगे, इसलिए हम छोटे छोटे 2-2, 3-3 पॉइंट लेके आपको अच्छे से पढ़ा रहे हैं। तो ये तीसरा पॉइंट आज सिर्फ यहीं तक बताएंगे, उसके आगे जो आपके पॉइंट बचे हैं वो आपको अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ओके।